So good afternoon, students. Today we are discussing experiment number 8. The aim of the experiment is to study various types of forging processes and forging machines. Okay. So do you remember what is forging? In forging, the metal is heated up to certain temperature, and then force is applied by using suitable hammer or press in order to change the shape and size of the component. That operation is known as forging. So generally this process is done by the blacksmith also, but there are various industrial applications of the forging operation in order to manufacture the products. Forging is the term for shaping metal by using localized compressive forces. The workpiece is compressed between two opposing dies so that the die shapes are imparted to the work. Forging results in metal that is stronger than cast or machined metal part. This is important. That means suppose we have produced identical components using forging, using machining, using casting, then the forging will have the highest strength. इस चीज को समझ लेना बेटे, जो ऑब्जेक्ट हम फोर्जिंग से तैयार करते हैं उसी जैसा ऑब्जेक्ट यदि हम कास्टिंग से तैयार करें या मशीनिंग से तैयार करें तो जो ऑब्जेक्ट फोर्जिंग से बनाया गया होता है उसकी सबसे ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना। इसका एक सिंपल एग्जांपल आता है क्रेन हुक का। क्रेन आप लोग समझते होंगे, विच इज यूज फॉर लिफ्टिंग द लोड। ठीक है ना, लोड को लिफ्ट करने के काम में आती है क्रेन। तो उसका जो हुक रहता है जिसमें स्ट्रिंग लगी होती हैं ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, तो वो हुक रहता है वो बनाया जाता है फोर्जिंग से। हम यदि चाहें तो उस क्रेन के हुक को मशीनिंग के द्वारा भी बना सकते हैं और हम चाहें तो कास्टिंग के द्वारा भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यदि किसी हुक में मिलती है तो वो हुक होता है जो कि फोर्जिंग से तैयार किया गया होता है। ठीक है ना। सो ये लिखा गया है यहाँ पे कि फोर्जिंग रिजल्ट्स इन मेटल दैट इज स्ट्रॉन्गर देन कास्ट और मशीन्ड मेटल पार्ट्स। फोर्ज पार्ट्स यूजुअली रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग टू अचीव अ फिनिश पार्ट। ये कुछ भी नहीं है कि फोर्जिंग के बाद हम फिनिशिंग ऑपरेशन कर सकते हैं मशीनिंग के द्वारा, बट लेकिन जिसको हमने फोर्जिंग से बनाया है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। Forged parts can range in weights from less than a kilogram to 170 metric tons। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब इसमें आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाता हूँ मैं। ये फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। ये फोर्जिंग ऑपरेशन है जिसमें कि दो डाइज हैं, डाइज के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके बाद फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इधर थ्रू हैमर और थ्रू प्रेस। तो उस केस में ये कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद इसकी शेप और साइज में यहाँ पे चेंज आता है। बट चूंकि यहाँ मेटल की शेप में परमानेंट चेंज होता है, दैट मीन्स दिस मेटल इज अंडरगोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो मेटल का वहाँ पे फ्लो होता है एंड दैट फ्लो इज नोन एज ग्रेन फ्लो। तो ये किसी एक फोर्ज्ड कंपोनेंट का एक फिगर है, इमेज है, जो कि SEM के थ्रू लिया गया है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा लिया गया है। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि ये ग्रेन्स यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फ्लो हो रहे होते हैं। देयर आर मल्टीपल लेयर्स। आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारी लेयर हैं जिनके थ्रू यहाँ पे मेटल का फ्लो हो रहा होता है। तो नॉर्मली जैसा बोला गया है कि जो फोर्जिंग ऑपरेशन होता है दैट इज ऑलवेज अ हॉट वर्किंग ऑपरेशन। ये हॉट वर्किंग ऑपरेशन होता है, मतलब हम क्या करते हैं कि बिफोर इम्पार्टिंग द फोर्स और प्रेशर वी हीट द मेटल स्लाइटली अबव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। मेटल को हम उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जिससे इसकी शेप और साइज में चेंज आता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जैसे ही पहुंचता है फोर्स अप्लाई करते हैं, वहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, नए प्रकार के क्रिस्टल्स डेवलप होते हैं। फिर वहाँ पे मेटल फ्लो होता है, ग्रेन्स फ्लो के थ्रू उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो मेटल जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसमें तो ये वीक रहता है, लेकिन उसके अक्रॉस ही हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। मतलब यदि मेटल ऐसा फ्लो हो रहा है तो इस केस में इसके अक्रॉस यदि हम इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं तो वो मैक्सिमम आएगी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्प्रूविंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके। यदि क्रेन हुक होता तो क्रेन हुक ऐसा कुछ होता है, यू शेप का होता है, तो उसके अक्रॉस यदि हम इसकी स्ट्रेंथ मेजर करते हैं तो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। देन Yes. फोर्जिंग प्रोसेसेस।
ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो ऑपरेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है ड्राइंग डाउन, ड्राइंग आउट और कॉगिंग, और दूसरा कहलाता है अपसेटिंग। ठीक है ना। पहला ऑपरेशन लिखा है ड्राइंग डाउन, इसका नाम होता है, ड्राइंग आउट भी इसका नाम होता है, और कॉगिंग भी इसका नाम होता है। तीनों एक ही नाम है। इसमें हम क्या करते हैं, वर्कपीस जिसकी हमें फोर्जिंग करनी है उस वर्कपीस को हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसको डाई के ऊपर रखते हैं, लोअर डाई के ऊपर रखते हैं, और बाद में अपर डाई से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स कैसे अप्लाई किया जाएगा, इट कैन बी अप्लाइड यूजिंग प्रेस, इट कैन बी अप्लाइड यूजिंग हैमर्स ऑल्सो। प्रेस जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कंटिन्यूस स्क्यूजिंग टाइप का होगा, एक बार में कंटिन्यूसली लगाता चला जाएगा। लेकिन यदि ये हैमर है तो ये मल्टीपल रिपीटेटिव बार में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों के जो नेचर रहते हैं फोर्स एप्लीकेशन को डिफरेंट होते हैं। जो फोर्स होता है वो कंप्रेसिव नेचर का फोर्स अप्लाई करता है, सॉरी प्रेस जो होता है वो कंप्रेसिव नेचर का फोर्स अप्लाई करता है, और जो हैमर होता है वो इम्पार्ट फोर्स यहाँ पे लगाता है, इम्पैक्ट फोर्स यहाँ पे लगाता है, इम्पैक्ट फोर्स यहाँ पे लगाता है। तब वेदर द फोर्स इज इम्पैक्ट फ्लो टाइप और इट इज कंप्रेशन टाइप, उस केस में इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है और लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो इसको अपन बोलते हैं ड्राइंग डाउन, ड्राइंग आउट या कॉगिंग। तो यहाँ पे लिखा भी है लेंथ इंक्रीजेज, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेज। एक दूसरा ऑपरेशन होता है जो इसके ठीक अपोजिट होता है। जब हम ड्राइंग डाउन करते हैं, ड्राइंग आउट करते हैं या कॉगिंग करते हैं, तो जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके एक्सिस के 90 डिग्री पर लगाया जाता है। लेकिन जब हम अपसेटिंग करते हैं तो जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो इसकी लेंथ या एक्सिस के अलोंग लगाया जाता है, लेंथ के पैरेलल लगाया जाता है। इस केस में क्या होता है, लेंथ कम हो जाती है, लेंथ डिक्रीजेज एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज। So these two are the basic operations which are performed during forging. One is known as drawing down, drawing out or cogging, another is known as upsetting. ठीक है ना। अब इसमें लिखा है एक्सक्यूज मी क्लोज इंप्रेशन डाई, ये तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस यहाँ पे कुल दो ही हैं, ड्राइंग डाउन, ड्राइंग आउट और अपसेटिंग को बोलते हैं। तो यहाँ तक यदि कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। ठीक है, आगे चलते हैं। Forging process can be classified as follows according to temperature, hot forging and cold forging. नॉर्मली जितने प्रकार की फोर्जिंग जो होती हैं वो सारी की सारी हॉट फोर्जिंग होती हैं। यदि हम कोल्ड फोर्जिंग करते हैं तो उसके स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है कि दिस प्रोसेस इज कोल्ड फोर्जिंग। यदि अकेला फोर्जिंग लिखा गया तो उसका मतलब ही होता है कि वो हॉट फोर्जिंग से किया गया। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, ओपन डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग, बेसिकली ये वो बताता है कि यहाँ पर डाई इस्तेमाल की गई हैं या नहीं की गई हैं। यदि हम कोई माइन्यूट डिटेल क्लोज्ड टॉलरेंसेस अचीव करना चाहते हैं, शेप देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा डाई इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और जो ऑपरेशन होता है वो क्लोज डाई फोर्जिंग ऑपरेशन कहलाता है। तो गांव का ब्लैक स्मिथ रहता है, लोहार जो रहता है ऑपरेशन करता है वो ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन करता है। वो सिंपली क्या करता है, वहाँ पे मेटल को हर्थ फर्नेस में रेड हॉट करता है, पंक्स के थ्रू होल्ड करता है, इसके बाद एनिमल के ऊपर रख के वहाँ पर हैमरिंग कराता है। तो उसमें कोई किसी प्रकार की डाई इस्तेमाल नहीं होती है, तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन। मोस्टली जो अधिकतर ऑपरेशन यहाँ पे जो होते हैं फोर्जिंग के, वो क्लोज्ड डाई फोर्जिंग ऑपरेशन ही होते हैं। जैसा ये हॉट फोर्जिंग होता है मोस्टली, उसी प्रकार से क्लोज्ड डाई फोर्जिंग ऑपरेशन यहाँ पे होता है। अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट यूज, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज ड्रॉप फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग इज द ऑपरेशन इन विच ड्रॉप हैमर्स आर यूज्ड। Hammers apply the force in series of blows, ठीक है ना, एंड द नेचर ऑफ फोर्स अप्लाइड इज इम्पैक्ट फोर्स। तो जो ड्रॉप फोर्जिंग में होता है उसमें हैमरिंग के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है, इम्पैक्ट फोर्स वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। और दूसरा होता है प्रेस फोर्जिंग, जिसमें सिंगल स्ट्रोक में प्रेस डाई के द्वारा कंटिन्यूस स्क्वीजिंग टाइप फोर्स अप्लाई करता है, वहाँ पे डिफॉर्मेशन कराता है। ठीक है ना। अब इसमें और इसमें मैं आपको डिफरेंस भी बता चुका था ड्रॉप फोर्जिंग और प्रेस फोर्जिंग में। बेसिक डिफरेंस होता है कि यदि हम एक सिमिलर टाइप का डिफॉर्मेशन दो मेटालिक ऑब्जेक्ट में कराना चाहते हैं, मतलब दो हमने सेम काइंड के मेटालिक ऑब्जेक्ट लिए, सेम काइंड का डिफॉर्मेशन हम कराना चाहते हैं, एक हो रहा है ड्रॉप फोर्जिंग के द्वारा, दूसरा हो रहा है प्रेस फोर्जिंग के द्वारा। तो जो सबसे ज्यादा फोर्स लगता है कराने, वो लगता है प्रेस फोर्जिंग के। मतलब if we want to make identical shape on the similar kind of component using forging, then in case of press forging larger amount of force is required in comparison to drop forging. ड्रॉप फोर्जिंग में कम फोर्स लगेगा और प्रेस फोर्जिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगेगा।
ये यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। और ड्रॉप फोर्जिंग में हम ड्रॉप हैमर से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि जो नेचर ऑफ फोर्स रहता है वो इम्पैक्ट टाइप का फोर्स वहाँ पे लगता है। और जो प्रेस फोर्जिंग होता है उसमें सिंगल स्ट्रोक में कंटिन्यूस स्क्वीजिंग टाइप का फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। जी, कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब इसमें आता है हॉट फोर्जिंग। तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट फोर्जिंग एंड कोल्ड फोर्जिंग? बिल्कुल स्पष्ट है। हॉट फोर्जिंग या हॉट कोई भी मैकेनिकल वर्किंग ऑपरेशन जो कि हॉट जिसको लिखा गया है, उसका मतलब होता है कि मेटल के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के पहले हमने क्या किया है, उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर तक गर्म किया हुआ है। ठीक है ना? सो वेदर इट इज हॉट फोर्जिंग, हॉट रोलिंग, हॉट एक्सट्रूजन, इन सारे केसेस में जो मेटल रहता है उसको हम गर्म कर चुके होते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर तक force apply करने के पहले। So similarly, hot forging is the operation in which metal will be heated slightly above its recrystallization temperature and then force is applied in order to change its shape and size. ठीक है ना? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि the metal is deformed and the strain hardening effects are negated. एक्चुअली स्ट्रेन हार्डनिंग एक फिनोमेना होता है और वो कब देखने में आता है, जब हम कोल्ड फोर्जिंग करते हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मेटल ऐसा है या शेप ऐसी है जिसकी कोल्ड फोर्जिंग नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, उस केस में जब हम कोल्ड फोर्जिंग करते हैं तो इतना हार्ड हो चुका होता है कि उसकी शेप चेंज करना आसान नहीं होता और वो फ्रेजाइल या ब्रिटल हो जाता है। यदि हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की ऊपर तक। उससे उनकी शियर स्ट्रेसेस कम हो रिड्यूस हो जाती हैं, जो कि डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करती हैं और हम उस मेटल को इजीली नई शेप वहाँ पे दे पाते हैं, उसका हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करा पाते हैं किसमें, हॉट फोर्जिंग के द्वारा। ठीक है। उसी प्रकार से कोल्ड फोर्जिंग क्या है, इट इज डिफाइंड एज वर्किंग ऑफ मेटल ब्लेड्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, बट यूजुअली अराउंड इट्स रूम टेम्परेचर, उसको अपन बोलते हैं कोल्ड फोर्जिंग। ठीक, कोई डाउट यहाँ पे हॉट फोर्जिंग कोल्ड फोर्जिंग में? सर कोल्ड फोर्जिंग देखो, यदि हमने मेटल की हीटिंग नहीं की, मतलब सीधे सीधे हमने रूम टेम्परेचर पर लेके मेटल की मैकेनिकल वर्किंग स्टार्ट कर दी है, उसके ऊपर फोर्स लगाने अप्लाई कर दिया है, तो वो ऑपरेशन कोल्ड फोर्जिंग ही है। दूसरा, यस हमने मेटल को हल्का सा हीट किया लेकिन उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हीट नहीं किया। ठीक है, ध्यान से सुनना। हम मेटल को हीट करते हैं लेकिन हीट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक नहीं, उसके नीचे तक करते हैं और इसका फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा और वो ऑपरेशन कोल्ड फोर्जिंग ही माना जाएगा। हालांकि इस प्रकार से मेटल वर्किंग ऑपरेशन करने में फोर्स का रिक्वायरमेंट हल्का सा कम हो जाएगा क्योंकि आपने मेटल को हीट कर लिया था। यदि आपने मेटल को हीट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर तक किया होता तो उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन भी हो चुका होता और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसकी इंप्रूव हो चुकी होती। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे तक गर्म करते हैं या बिल्कुल गर्म नहीं करते हैं, सीधे सीधे हम रूम टेम्परेचर पर मैकेनिकल वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कोल्ड फोर्जिंग। ठीक, और कोई डाउट? अब आता है ओपन डाई फोर्जिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई डाई नहीं है, ये नीचे का प्लेटन है, बॉटम वाला, ये टॉप वाला, ये सीधे सीधे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये कंपोनेंट है जिसके ऊपर फोर्जिंग ऑपरेशन किया जाना है, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में यहाँ पे चेंज हुआ है, लेंथ इसकी कम हो गई है। तो यदि और मेटल का फ्लो साइडवेज में हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कोल्ड फोर्जिंग ये ऑपरेशन है जिसमें कि कोई डाई यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की गई, इसको अपन बोलते हैं ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन। ठीक है, इस फिगर में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है एक एक्चुअल इमेज है किसी इंडस्ट्री की, जिसमें कि इतने बड़े कंपोनेंट की ओपन डाई फोर्जिंग यहाँ पे की जा रही है। ठीक, so in open die forging a hammer comes down and deforms the workpiece which is placed on a stationary anvil. Open die forging gets its name from the fact that the dies do not enclose the workpiece. ये वर्कपीस को इनकम्पास नहीं करती, वर्कपीस इनके अंदर नहीं होता है, and allowing it to flow except where contacted by the die. और ये मेटल का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे करा सकता है, दे में भी साइडवेज फ्लो, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके बराबर है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब यहाँ पे साइडवेज फ्लो हुआ है। ठीक है, therefore the operator needs to orient and position the workpiece to get the desired shape. The dies are usually flat in shape
but may have a specially shaped surface for specialized operations. ठीक है. Open die forging is used by Blaze Blacksmith. Sometimes open die forging is used to rough shape ingots to prepare for further operations. इंगोट याद आ रहा है आपको, ध्यान आ रहा है? इंगोट मतलब मेटल की वो सबसे पहली शेप है. जब हमने मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने सबसे पहली शेप दी, उसको अपन इंगोट बोलते हैं. और इसका रफ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होता है 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर या 600 mm बाई 600 mm. और लेंथ यहाँ पे इसकी कुछ भी हो सकती है. उस इंगोट की हम रोलिंग करते हैं. रोलिंग करने के बाद फिर दूसरी कोई शेप बनाते हैं. तो इंगोट को प्रिपेयर करने में भी हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इंगोट कैसे बनाएंगे? ऑलरेडी ये कहीं से बना हुआ, उसकी कोई हल्की सी शेप हम चेंज कर रहे हैं, वो चेंज आप यहाँ पे कर पाओगे. अदरवाइज इंगोट का जो बनाने का तरीका वो तो मेल्टिंग के द्वारा ही बनाया जाता है और प्रोसेस कास्टिंग जैसी होती है. ठीक है. दिस कैन ऑल्सो ओरिएंट द ग्रेन्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ. ये ग्रेन भाई, यदि ये ओपन डाई फोर्जिंग है या क्लोज डाई फोर्जिंग है, यदि ये हॉट फोर्जिंग ऑपरेशन है, तो इसमें ग्रेन्स का फ्लो होगा ही और मटेरियल की स्ट्रेंथ यहाँ पर चेंज होगी. ठीक है. सारे के सारे ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन हैं जिसमें किसी प्रकार की डाई यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की जा रही है. हालांकि इसमें जो दो एरो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये दिखाता है कि मेटल को हम आगे पीछे भी कर रहे हैं. मेटल एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर रोटेट भी कर सकता है. और ये जो एरो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये नीचे की डाई और टॉप डाई के बीच का हिस्सा है. यदि ये डाई नहीं है तो फिर प्लेटन अपन इसको बोलते हैं. ये बॉटम प्लेटन हो गया एंड ये टॉप प्लेटन हो गया. दिस इज फिक्स प्लेटन, दिस इज मूवेबल प्लेटन. लेकिन इस फिगर में ऐसा लगता है कि ये भी फिक्स प्लेटन नहीं है, ये मूवेबल प्लेटन है. मतलब लोअर प्लेटन एज वेल एज अपर प्लेटन बोथ आर मूवेबल प्लेटन्स. ठीक है. नाउ क्लोज डाई और इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन. तो इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज डाई फोर्जिंग. ठीक है. एक ही नाम है वो, इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग एक ही नाम है. In impression die work, metal is placed in a die resembling a mold. Die जो कि mold जैसी होती है उसके ऊपर अपन रखते हैं, which is attached to the anvil. Usually the hammer die is shaped as well. The hammer is then dropped on the workpiece, causing the metal to flow and fill the die cavity. Depending on the size and complexity of the part, the hammer may be dropped multiple times in quick succession. Excess metal is squeezed out of the die cavity. This is called flash. इस चीज को समझना कि जब हम हैमर के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये क्लोज डाई फोर्जिंग ऑपरेशन है. और यदि हमने एक्सेस मेटल डाला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल है हमारा, जिसको हम ब्लैंक बोलते हैं, यदि उसका वॉल्यूम डाई के टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा है तो एक्सेस मेटल साइड पार्टिंग प्लेन में फ्लो हो जाएगा. और उसको बाद हम निकाल, जिसको बोलते हैं अपन फ्लैश, और फ्लैश को ट्रिमिंग ऑपरेशन के द्वारा निकाल के खत्म किया जा सकता है. ठीक है. तो लिखा है आफ्टर फोर्जिंग द फ्लैश इज ट्रिम्ड ऑफ. ट्रिम्ड ऑफ इसका जो ऑपरेशन कहलाता है वो कहलाता है ट्रिमिंग. ठीक है. In commercial impression die forging, the workpiece is usually moved through a series of cavities in a die. अब यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, मेरे पास फिगर नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे वर्कपीस को हम एक डाई के ऊपर रखते हैं और डाई में मल्टीपल कैविटीज वहां पे बनी होती हैं. आप इमेजिन कर सकते हो जैसे डाई क्या है, एक टेबल टॉप जैसा है. जैसे हमारी टेबल होती है जिस पर बैठ के हम लिखते हैं, उसके ऊपर हमने वो छोटे छोटे अलग अलग प्रकार की कैविटीज कट करके रखी हुई हैं. और उसी प्रकार का करस्पॉन्डिंग पंच भी हमारे पास रखा हुआ है या हैमर भी हमारे पास रखा हुआ है, टॉप डाई वाला. तो जब मेटल को हम एक कैविटी से दूसरी कैविटी के बीच में शिफ्ट करेंगे तो मेटल का फ्लो, मटेरियल का फ्लो होगा प्लास्टिक के स्टेट में, और उस मेटल की शेप में भी चेंज आएगा. तो हम यदि मल्टीपल ऑपरेशन में करने होते हैं तो एक डाई के ऊपर मल्टीपल शेप्स वहां पे बना देते हैं, कैविटीज बना देते हैं मेटल को फ्लो कराने के लिए. उसी प्रकार से जो टॉप डाई होती है उसको भी हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं. सो इन कॉमर्शियल इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग द वर्कपीस इज यूजुअली मूव्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ कैविटीज इन अ डाई टू गेट फ्रॉम एन इंगोट टू द फाइनल फॉर्म. The first impression is used to distribute the metal into the rough shape in accordance to the need of the later cavities. This impression is called edging, fullering, or bending impression. ठीक. The following cavities are called blocking cavities, in which the workpiece is working into a shape that more and more resemble the final product. इस प्रकार से अपन इसकी शेप यहाँ पे चेंज करते रहते हैं. ठीक है. अब इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये मेटल है जिसको रेड आउट किया गया है. इट हैज बीन प्लेस्ड बिटवीन टू डाइज
and upper die is applying force onto the metal for its deformation. डिफॉर्मेशन के बाद जब दोनों डाइज आपस में मिलती हैं उस केस में मटेरियल का अनसाइड कैविटी में फ्लो तो होता ही है, और जो एक्सिस मेटल होता है वो फ्लैश के रूप में इसमें बाहर निकला रहता है, चिपका रहता है, एंड दिस फ्लैश कैन बी कट बाय ट्रिमिंग ऑपरेशन विच इज अ शीट मेटल ऑपरेशन। ठीक है ना, चूंकि इसकी थिकनेस काफी कम होती है तो ये तो फोर्जिंग है, लेकिन ये जो बाहर निकला हुआ जिसको हमें शीट मेटल ऑपरेशन से कट करना है तो ये शीट ही कंसीडर किया जाता है जिसकी कुछ थिकनेस होती है, और ट्रिमिंग ऑपरेशन के द्वारा अपन उसको वहां पे कट कर लेते हैं। ड्रॉप फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, in drop forging force for deformation of work is applied by hammers. Drop hammers forging usually deform the work surfaces of the workpiece in contact with the hammer and anvil. क्योंकि यहाँ पर डाई नहीं है, या तो हैमर है या एनविल है, तो उसकी कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे शेप में चेंज आता है, बट मेटल का यहाँ पे साइडवेज फ्लो हो सकता है। द इंटीरियर ऑफ द वर्कपीस विल स्टे रिलेटिवली अनडिफॉर्म्ड। कोर में वहां पे कोई इंटीरियर मतलब कोर में वहां पे कोई चेंज नहीं आता, बाहर का यहाँ पे मॉडिफिकेशन यहाँ पे होता है। In this process, hammer is raised up to certain height and then this is height and then dropped onto the workpiece, which rests on the anvil. Drop hammers usually operate in the vertical position. Hammers may be manually operated or automatically operated. ठीक है? Then press forging. So press forges work slowly by applying continuous pressure on or force. मतलब ये वो डिवाइस है जो कंटिन्यूस स्क्वीजिंग टाइप का फोर्स लगाती है और एक सिंगल स्ट्रोक वहां पर लगाती चली जाती है। द मेन एडवांटेज ऑफ प्रेस फोर्जिंग एज कंपेयर टू ड्रॉप फोर्जिंग इज इट्स एबिलिटी टू डिफॉर्म द कंप्लीट वर्कपीस। देयर आर a few disadvantages of this process. Most important is from the workpiece being in contact with the die for such an extended period of time. The workpiece will cool faster because the dies are in contact with the workpiece. The dies facilitate drastically more heat transfer than the surrounding atmosphere. ठीक है ना, तो डाई के थ्रू इसका हीट ट्रांसफर यहाँ पे होता है। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्जिंग ऑपरेशन। ठीक है, हॉट फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग, ओपन डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग, देन ड्रॉप फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग। तो यहाँ पे यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, आगे चलते हैं। देन कम द फोर्जिंग। हाँ बोलो बेटे। तो जब आप उस समय फोर्जिंग पर आते थे तो सर स्मिथ फोर्जिंग भी थी ना सर, हाँ हाँ और अपसेट फोर्जिंग भी थी, तो इसमें नहीं है। बिल्कुल, देखो ये जो सबसे मैंने शुरुआत में बताया था ऑफसेट फोर्जिंग की तो बताइए यहाँ पे सबसे पहले जो अपन ने और स्मिथ फोर्जिंग भी बताई थी ना। तो स्मिथ फोर्जिंग वो ऑपरेशन है जिसमें कि डाई इस्तेमाल नहीं होते, तो ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन पूरा का पूरा स्मिथ फोर्जिंग ऑपरेशन माना जाता है। और इसमें लिखा भी था एक जगह पे कि सिंपल ये लिखा है ओपन डाई फोर्जिंग इज यूज्ड बाय ब्लेज ब्लैक स्मिथ, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्मिथ फोर्जिंग ऑपरेशन। ठीक है ना, ओपन डाई फोर्जिंग ये होता है क्योंकि इसमें मटेरियल का डिफॉर्मेशन डाई के अंदर नहीं होता है, एनविल के ऊपर सीधा रख के अपन हैमरिंग कराते हैं, उससे साइडवेज फ्लो भी यहाँ पे मेटल का हो सकता है। इसको ओपन डाई फोर्जिंग भी बोलते हैं और ब्लैक स्मिथ फोर्जिंग या स्मिथ फोर्जिंग इसको बोलते हैं। मतलब स्मिथ फोर्जिंग ऑपरेशन नॉर्मली ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन ही होता है, लेकिन ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन वो स्मिथ फोर्जिंग ही हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। कई बार अपने वर्कशॉप में भी हम ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो स्मिथ फोर्जिंग ऑपरेशन नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नाउ द फोर्जिंग इक्विपमेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्जिंग इक्विपमेंट, वन इज नोन एज हैमर एंड अदर इज नोन एज प्रेस। हैमर जो रहता है वो फोर्स अप्लाई करता है इन सीरीज ऑफ ब्लोज, और जो फोर्स होता है वो इम्पैक्ट ब्लो फोर्स वहां पे लगाया जाता है। नॉर्मली इस केस में ड्रॉप हैमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फोर्जिंग हैमर्स आर जनरली ड्रॉप हैमर्स। द मेन variations between drop hammers is in the way that the hammer is powered, the most common being air and steam hammers। मतलब ये किस प्रकार से अपन उसकी पावरिंग कर रहे हैं या उसको पावर इम्पार्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू वो फोर्जिंग ऑपरेशन करे, तो वो एयर एंड स्टीम ऑपरेट किसी जमाने में होता था, आजकल तो नहीं होता है। आजकल तो अधिकतर जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ही होते हैं।
ड्रॉप हैमर्स यूजुअली ऑपरेट इन द वर्टिकल पोजीशन। ये ज़रूरी होता है क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से फॉल होते हैं नीचे की तरफ और फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए इनको हमेशा वर्टिकल ही ऑपरेट किया जाता है। The main reason for this is because excess energy that isn't released as heat or sound needs to be transmitted to the foundation। मतलब जब हम डिफॉर्मेशन कराते हैं तो उसके लिए कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं और जो वर्कपीस रहता है वो एक बेस पे या रखा होता है, तो डिफॉर्मेशन के दौरान जो फोर्स हम इम्पार्ट कर रहे होते हैं उस बेस के थ्रू वो उसकी ग्राउंडिंग वहाँ पे हो जाती है। किसकी मतलब जो एक्सेस फोर्स रहता है वो निकल भाई, हम जितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे उसका कुछ पार्ट मटेरियल की शेप चेंज करने के काम में आएगा और रेस्ट ऑफ जो पार्ट रहेगा वो सारा का सारा जमीन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू the base on which the workpiece has been placed. Moreover, a large machine base is needed to absorb this impact. Hammers can be used for open die or closed die forging operation. अब यहाँ पे जो दिखाया गया है ये बोल्ट ड्रॉप हैमर है और इसको ग्रेविटी ड्रॉप हैमर भी बोला गया है। बोल्ट ड्रॉप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक बोल्ट रहता है, ठीक है, ये रैम को ऊपर लिफ्ट करता है बाय द फ्रिक्शन बीइंग अप्लाइड बाय दीज टू रोलर्स। एक बार जब ये निश्चित हाइट पर पहुंच जाता है उस केस में रोलर्स दूर हो जाते हैं, ठीक है ना, और जो रैम है ऊपर जाना मूवमेंट है उसका वो रुक जाता है और ये फ्री फॉल होता है ऑन टू द वर्क पीस और इसकी वेट और इसके इम्पैक्ट फोर्स की वजह से इस वर्क पीस की शेप और साइज में यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। तो ड्रॉप फॉर्म हो गया। देन प्रेसेस, प्रेस क्या करते हैं? कंटिन्यूस स्क्वीजिंग टाइप का फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के प्रेस यहाँ पे दिख रहे होंगे। दिस इज hydraulic press, this is mechanical press with an eccentric, this is knuckle joint press and this is screw press। भैया मैं फोर्स अप्लाई करना है, किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है? वर्क पीस के ऊपर जो कि डाई के बीच में यहाँ पर रखा होगा। तो ये रैम है, ये कैसे ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे? ऑयल प्रेशर की वजह से, तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। इसमें कैसे ऑपरेट हो रहा है? मैकेनिकल प्रेस के थ्रू फ्लाई व्हील इसमें लगा दिया है, रोटेट कर रहा है और उसके रोटेशन की वजह से कनेक्टिंग रॉड और जिसको ये पिस्टन आप बोल सकते हो या रैम बोल सकते हो, रैम को हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक भी ये दूसरा तरीका है। तीसरा हम इसमें ले लेते हैं नकल जॉइंट प्रेस के थ्रू, जिसमें किसी प्रकार का जॉइंट बनाते हैं, वो रोटेट करता रहता है और इनको फोर्स अप्लाई करता रहता है और ये किसी तरह से फोर्स अप्लाई यहाँ पे करते हैं। फिर आता है स्क्रू ब्रेक, जिसको स्क्रू जैक की तरह होता है, इसमें हम इस हैंडल के थ्रू इसको रोटेट कराते हैं, ये नीचे जाता रहता है और फोर्स अप्लाई करता रहता है, ठीक है ना। तो ये फ्लाई व्हील लगा, फ्लाई व्हील और इसकी असेंबली के थ्रू यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ट्रांसमिट यहाँ पे किया जाएगा। तो ये स्क्रू प्रेस है। So these are some of the machines which are used for performing forging operation. A drop hammer भी हो सकता है, press भी हो सकता है। Normally if you see the Blaze Blacksmith performing this forging operation, उस केस में वहाँ पे वो हैमरिंग के थ्रू इसको करता है, ठीक है। So this is a brief introduction about forging operations and forging machine। यदि आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो अपनी अटेंडेंस डालो, अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालो और फिर अपन इस मीटिंग को बंद करते हैं। अब ये जो मैंने भेजा है, ठीक है, तो मैं इसको आपके ग्रुप में डाल दूंगा, प्रैक्टिकल फाइल में इसको लिख लेना। यस सर। ठीक, ओके बेटे। अब लीव कर सकते हो आप लोग, जिसने अटेंडेंस डाल दी वो लीव कर सकता है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बेटे।